अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और गुज़श्ता ईद मुबारक। यकीनन आप खैरियत से हैं और अपने आज के दिन का एक अच्छा सा तवानाई से भरा हुआ आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और हम शो का भी आगाज़ करते हैं। आपको अपडेट करेंगे कि बुहिरा अरब में बनने वाला शदीद तरीन तूफ़ान ताउते ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है और डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि तूफ़ान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, लेकिन अभी भी ये जो कराची से है 800 किलोमीटर की दूरी पर है और इससे कराची की साहिली पट्टी को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। लेकिन इसके जो असरात हैं उसकी वजह से कराची और सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी रहेगी। कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का ख़तरा है। हीट वेव्स जो कि हम देख रहे हैं कि कल से पूरे कराची में इस वक्त फ़हीम शदीद हीट वेव्स हैं। तो जी हाँ, जुज़वी तौर पे हीट वेव्स जो हैं वो हीट वेव कराची में आ चुकी है और दर्जा हरारत तकरीबन 42-43 को जो है वो छू चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा है और हमारे यहाँ उस तूफ़ान के टल जाने के बाद जो है अब ये हीट वेव वाला मामला जो है ये बाकी ज़ेर गौर है। इस हवाले से हमें काम करने की ज़रूरत है। और भी कुछ पाकिस्तानी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेत की और मिट्टी के तूफ़ान वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और क्योंकि ये तूफ़ान तो भारत की जानिब जो है वो मुड़ गया जनूबी गुजरात की तरफ गालिबन। 18 मई की सुबह कहा जा रहा है कि भारतीय गुजरात से टकराएगा, लेकिन अभी भी हवाएं, तेज़ हवाएं और आंधी इस तरह के कुछ प्रेडिक्शंस हैं। तो इस हवाले से आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल सही है और इसी हवाले से हमारे साथ आज बहुत ही खास मौजूद हैं। आप एक तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में वो शरीक रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जनाब फारूक डाडी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर और गुज़श्ता ईद मुबारक और न जाने कौन कौन सी मुबारकें ठीक ठाक हैं। खैर मुबारक है माशाल्लाह। रमज़ान बहुत खुश असलूबी से बहुत अच्छा गुजर गया और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं कि कोविड पे भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और जो हालिया इक़दाम किए गए उसके नताइज बहुत अच्छे निकले हैं कि 140 से डेथ टोल जो है वो अब 45 पे आ गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशहाल बात। तो ताउते के बारे में क्या कहते हैं आप? इसका मुड़ जाना एक दफ़ा फिर से अल्लाह ताला ने हमें फिर एक दफ़ा एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है और इस मुसीबत के वो कहते हैं ना किसी वो अगर जिन निकलता है ना जाते जाते हमें दीवार गिरा देता है, वो कुछ ना कुछ नुकसान करके चला। देखिए तो ये 2021 में ये पहला साइक्लोन है, ठीक है ना। और जिस तरह कराची की तरफ ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन गुज़श्ता रात ये फिर खबर आई कि इसने केरला और गुजरात, इंडियन केरला और गुजरात, इंडियन गुजरात की कुछ साइलों से जाके वहाँ पे मुड़ के उधर हिट किया है। बहरहाल चाहे नुकसान किसी भी मुल्क में हो, ये तो हमारे लिए काबिल अफसोस है और ये बड़ी खुशआइन बात है कि अगर ये कराची में आ जाता तो हमारे पास ना कोई इंतजामात थे, ना पानी की निकासी आपका कोई सिलसिला मौजूद था और आप देखिए कि बारिशें जो होनी थी उससे आपकी जो पिछले अगस्त में जो बारिशों ने जो तबाही मचाई थी उससे बुरा ये हाल था। मकसद सिंध गवर्नमेंट ने कोई तैयारी नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ी और ज़बानी जमा खर्च किया हुआ था, वरना आपको एक अलर्ट जारी कर दिया गया था कि माही गिरों को और इनको कि आप गहरे समंदरों में ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन अभी मैं सरदार साहब का बयान, सरदार सरफराज जो महकमा मौसमियात के हेड है, तो उन्होंने कहा कि अब ख़तरा यहाँ तो टल गया है और बस ये कि इसके नतीजे में टेम्परेचर जो है वो 42.5 से 45 के दरमियान। अच्छा सर, आपने कहा कि माहीगीरों को समंदर में, गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत जारी कर दी और लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि बदीन में 250 माहीगीर ऐसे हैं जो कि समंदर में जा चुके हैं और उनकी जानों को ख़तरा है और उनको अभी तक इतला नहीं पहुंच सकी है क्योंकि वो समंदर में। तो क्या कहेंगे कि जो PDMA है उसका क्या रोल है, क्यों ऐसा हुआ कि वो लोग समंदर में चले गए? क्या पहले से एंटीसिपेशन नहीं होती? कम्युनिकेशन गैप है। आपको पता है कि माहीगीर जब समंदरों में जाते हैं
10-10 दिन, 15-15 दिन, 2-2 हफ्ते वो समंदर में रहते हैं जी। और इनका एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बिल्कुल ये मुनक़ते हो जाते हैं इससे। तो छोटे जो माहीगीर है वो तो खैर कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा जो बड़े ट्रॉलर्स और लॉन्चेस हैं वो बहुत हाई सीज में जाते हैं और 15-15 दिन, 3-3 हफ्ते तक वो पानी में रहते हैं। तो जाहिर बात है कि लेकिन अब तो माशाल्लाह सेल फोन, लेकिन वहाँ पे सिग्नल नहीं होते, क्या करेंगे? तो इसलिए उनका कोई राब्ता होता नहीं है और उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है। अगर वो समंदर में मतलब समंदर का मिजाज ही बदला हुआ होगा ना, तो वो उसको देख के तो उन्हें अंदाजा हो ही सकता है कि ये कुछ बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में। ये जो क्या हालात नहीं है, मछेरे जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो पानी की लहरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मिजाज क्या है। हाँ, बस ये तो अंदाज़ा लगा लेते हैं, मगर ये अंदाज़ा नहीं कभी कभी लगा पाते कि यहाँ पे हमारी सरहद ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है इन्हें। खैर, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि वो जो समंदर गए हुए हैं वो वापस आ जाएं अल्लाह करे खैरियत से। बिल्कुल सही। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। थैंक यू। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, ज़हरा रज़ा है मेरे साथ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक डाडी साहब। हम आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं और हाल ही में एक समुद्री तूफ़ान आने वाला था जिससे कुदरत ने हमें बचा लिया है, हम उसी हवाले से बात कर रहे हैं। इस समुद्री तूफ़ान को इन्होंने ताउते का नाम दिया है। ये भी शायद किसी ज़बान में किसी औरत का ही नाम होता होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है जितने भी समुद्री तूफ़ान आए हैं उन वो किसी न किसी मेरा ख्याल मोनस सा ही नाम था। यहाँ इसका बताऊँ, ये इसका जो नाम दिया गया है, ये बाकायदा यूएसए का एक डिपार्टमेंट है जिसकी में डिफरेंट हर साल जो भी साइक्लोन आता है उसका नाम दिया जाता है। इसका नाम है हाईली वोकल लिजर्ड। क्या हाईली वोकल लिजर्ड, यानी कि बहुत ऊंची आवाज वाली छिपकली, कुछ इस तरह की बात है, कुछ इस तरह वाली, क्योंकि बहुत इसकी शिद्दत बड़ी ज़्यादा है, सिवियर है, तो शायद इस बेसिस पे इसका नाम दिया गया। हमारे पड़ोस में निकल गई है, हम तो अपने पड़ोस के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी सलामत रहें। वो ऑलरेडी एक तकलीफ में हैं और अल्लाह ताला उन्हें उससे निकाले। खैर जनाब, जो मौजू है हमारा वो समुद्री तूफान तो टल गया, मगर एक जो बात है जो जिसके ऊपर मीडिया को आवाज़ उठानी है और वो है कि क्या हम किसी भी किस्म की आफत के लिए या आने वाली बारिशों के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे बरसाती नाले जो हैं उनकी सफाई हो चुकी है? जो तजावुज़ात की शिकायत जो हम बरसों से सुन रहे हैं और कई बरसों से ये मौजूदा हुकूमत भी उस पर काम कर रही है, क्या वो उसमें कामयाब हुई है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो सवालिया निशान है, उनके बारे में हमें बताइए कुछ। अब देखिए, गुज्जर नाले के जो मेन नाला है जहाँ से बरसाती पानी जो कराची मेरा ख्याल है 5 नालों पे मुश्तमिल है, जिसमें सबसे बड़ा शायद गुज्जर नाला है। वहाँ पे आप देखें कि ये हमारा कैंटोनमेंट, आई मीन नॉट कैंटोनमेंट लेकिन CBC बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, क्या इनको पता नहीं कि यहाँ पे तजावीज़ात खड़ी हो रही है? शहर में जितनी भी तजावीज़ात है ये इन्हीं की मिलीभगत से होती है और ये सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है जो कि डे 1 से इंतहाई करप्ट तरीन इदारा है और सबसे ज़्यादा जितनी बिल्डर माफिया वगैरह सब आपको उन्हीं के साथ हैंड इन ग्लव्स मिलेंगे। अब ये कि यहाँ पे इन्होंने मसमार तो कर दी सारी, लेकिन वो मलबा अभी तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। जो मलबा नहीं उठाया गया, तो मलबा नहीं उठाया गया है, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। देखिए, सिंध कराची जो टैक्स देता है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स, यानी मोर देन 60% कराची पूरे मुल्क का टैक्स देता है और कराची के ऊपर पैसा ही नहीं लगता। और ये एक सियासी पहलू है कि सिंध गवर्नमेंट चूंकि पीपल्स पार्टी की है तो वो जानबूझ के कराची पे, खैर इन्होंने पहले भी कोई ऐसी खास डेवलपमेंट यहाँ की नहीं है कराची के अंदर, वरना कराची का ये हाल नहीं होता। अगर 30 साल से ये बरसरे इक़्तिदार है, सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, तो अभी तक इन्होंने सिंध में
आपको सब नजर आ रहा है। एक बस नहीं आपको इस शहर में नजर नहीं आएगी पिछले 15 साल से। एक आपको कोई पब्लिक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बता दे, पब्लिक सेक्टर में आप बता दें कि कोई रोडों का हाल देखें तो इतना बुरा हाल है जिसकी हद नहीं। यहाँ तक कि अगर साइड से जो ट्रक जाते हैं, साइड इंडस्ट्रियल एरिया से, आपको जगह जगह हर आए दिन ट्रॉलर्स उल्टे हुए नजर आएंगे। तो बेचारे उनको पता ही नहीं, पानी है वो पूरा ट्रॉलर ही टर्न हो जाता है। इससे माशी नुकसान भी है, लोगों की जानों को भी खतरा है। और ये जो चीज़ें हैं सिंध गवर्नमेंट को सीरियस लेना होगा। ये जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं कि देखिए हमारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये अच्छा। लेकिन सर अब कहा जाता है जब सिंध गवर्नमेंट से सवाल होता है, ज़िले हुकूमत जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाल देती है, प्रोविंशियल हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे डाल देती है कि फ़ंड्स नहीं है हमारे पास, हम काम करना चाहते हैं लेकिन फ़ंड्स की कमी की वजह से। देखिए 18वीं तरमीम 18 अमेंडमेंट के बाद जी, ये तो कोई भी सूबा ये शिकायत ही ना करे कि फंड्स नहीं, कि हमें फंड्स नहीं है। उनके पास सरप्लस फंड है। और कराची में फंड्स की क्या कमी, मुझे ये बताएं। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके पास है, केएमसी इनके पास है, सारी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन इनके पास है, हर चीज इनके पास है, सारा जनरेट ये करते हैं। पैसा जाता कहाँ है, कराची में लगाते कितना है? सर सही है, इस पे बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई, इम्तियाज आपके साथ। सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद सबको मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि आइंदा साल ऐसी ईद देखना नसीब हो जिससे मुसलमानों पर कोई जुल्म ना कर रहा हो। और रह गए तूफान और उसके असरात, तो जितने भी इदारे हैं, जैसे बिजली का इदारा है और ये बिल बोर्ड वगैरह जगह जगह लगे होते हैं, और ऐसी चीजें जो हादसे का सबब बन सकती हैं, इमरजेंसी बुनियाद पे इनकी जो है इंतजाम करने चाहिए। कि पिछली दफा का तजर्बा बहुत तल्ख है कि लोगों को करंट लगा बारिश में, तूफान में, और बिल बोर्ड गिरे, और एक अंकल पे तो पूरा बिल बोर्ड मोटरसाइकिल वाले तो उन पे गिरते गिरते रह गया। तो ये इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तूफान आता है तो ये नहीं देखता, बस जो कमजोर पहलू होता है उस पर वो ज्यादा असरअंदाज होता है। इस पे बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि निकासी का इंतजाम जो है वो क्या पहले से कुछ बेहतर हुआ है? मतलब अपनी अपनी जगह पे काम किया जा रहा है? सॉरी, 0/0 है सर, कोई इंतजाम नहीं हुआ है। आप सर्वे करके देखें, नाले का कचरा नाले के बराबर में डाल देते हैं। ये कौन सा रॉकेट साइंस है? वही कचरा दोबारा गटर में चला जाता है। ये गलत है। क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही होता है? नहीं होता। सिंगापुर में बारिश होती है और आधे घंटे में सारा पानी शहर से गायब। पता है कि हमारे अंदर हॉनेस्टी की कमी है। बस हॉनेस्टी आ जाए तो सारे काम सही हो जाएंगे। मुसलमान होना अच्छी बात है, साथ साथ हॉनेस्टी चाहिए, जिसका बहुत बड़ा फुकदार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं और ये बड़े हसास तबीयत के इंसान है और वाकई इनको बड़ा दुख पहुंचता है कोई ऐसी बात सुनते हैं तो। और फ़हीम, इन्होंने ये बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के हवाले से, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि हम लोगों ने बड़े नुकसानात उठाए हैं जब तूफ़ानी हवाएं चली हैं या आंधी आई है। और अभी हिदायत भी जारी की गई थी कि बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स को हटा दिया जाए, लेकिन हमने कहीं नहीं इस पर अमल होते हुए देखा। तो सर, पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका क्या रोल है, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए, बिल बोर्ड तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पे पूरे शहर से निकाल दिए गए, बल्कि वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। नहीं, इंडस्ट्री तो तबाह हुई, इसमें हुकूमत की जो सिंध हुकूमत की एक बहुत बड़ी आमदनी थी, हाँ, वो भी गई। और इसमें अंडर टेबल बहुत चलता था। अच्छा। वो सिलसिला क्योंकि आप जहाँ बिल बोर्ड लगा रहे थे उसके आपको अच्छे खासे पैसे मिलते थे और मिनिस्टरों को और इनको बाकायदा इसका कोटा दिया जाता था और वो अपने तवज्जुह से ये सरकारी दफातर से अप्रूवल्स होती थी इनकी। देखिए, और देखिए बड़ा बेहंगम तरीके से था। आपका घर है, उसके आगे एक बिल बोर्ड लगा दिया, आपका सारा व्यू खत्म हो गया। अच्छा, फिर ये था कि जो क्वालिटी होती थी ना उसकी, वो जब नया था चलो ठीक है, फिर बाद में जंग लग के वो जो उसके पाइप वगैरह गलते थे वो फिर टिल्टों की गिर जाते थे। तो ये जो चीजें अब उन्होंने ये अलाउ किया था कि आप पेस्टिंग करें। हाँ, अब पेस्टिंग भी करो ना, तो अगर केएमसी वालों को भत्ता नहीं मिलेगा तो वो आपको वो भी उफाड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों में जो है ना एक तरह की सिंसियरिटी, कानून को तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा ना।
nobody, everybody thinks that they are above the law. मगर कानून नाम की कोई चीज, और इसकी बड़ी वजह भी यही है कि जब आम पब्लिक को आप इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे और जो रिचिस जो सरमायादार है उनको घंटों के अंदर आप अभी एप्लीकेशन दी और विद इन 24 आवर्स जो अदालत भी लग गई, उनको जाने की इजाजत भी दे दी गई। तो इस तरह के जब आप इक़दाम करेंगे। सही सर, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। जी सहर, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे यहाँ हर चीज में लाइन रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कराची के साहिल से टकराने का कोई इम्कान नहीं, अब कह रहे हैं शुक्र है कराची से टल गया खतरा। ये लोग हमें पहले से क्यों नहीं बताते हैं? किसी बात का भी पहले से नहीं हमारे साथ करते हैं कि भाई खतरा है कराची से टकराने का, या हमेशा देखते हैं कि सीवी पे भी सड़कों पे पानी आ जाता है। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखता है। दूसरे ये कैसे प्याला पे देखें जो नाला बना हुआ है उस पर इतना कचरा है कि सफाई का तो कोई नाम नहीं मिलता। हमारे यहाँ किसी चीज में ये लोग नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। लाइट का देखें अभी से जाना शुरू हो गई है, रातों को लाइट चली जाती है। इस कदर इंतजामिया और नाअहली है हमारे यहाँ कि आप देखिए अल्लाह का शुक्र है कि खतरा टल गया है तूफान का। शुक्र है। हमारे यहाँ तो कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है हमारे यहाँ तो। ठीक है, आप कोई हुक्मरानों को पैगाम देना चाहती हैं? हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी आवाज जो है वो पहुंच जाएगी, आप क्या कहेंगी? क्या कहूँ मैं, हमारे यहाँ तो लाइन रखते हैं। इनको चाहिए कि कोई बात हो बताए, अवाम को बताएं ताकि अवाम ज़हनी तौर पे तैयार है कि भाई ये सूरत हाल है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बताएं। हम लोग तो वैसे अल्लाह का शुक्र है कि इतने अकल रखते हैं कि पता है कि भाई तूफान आ रहे तो कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो महकमा मौसमियात हो या कोई भी हो, इतने नाअहल कुछ बताने को तैयारी नहीं है। आप बहुत शुक्र है खतरा चल के तक आएगा। बहुत शुक्रिया सैर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी। क्या कहेंगे फारूक साहब, दिए तासुरात हैं अवाम के? देखिए ये तो कोई भी इसकी पेशिंग गोई नहीं कर सकता कि ये जैसे कि जब इसका डायरेक्शन कराची की तरफ था, ये तूफान है, तूफान कहीं पे भी टर्न ले सकता है। तो मैं नहीं समझता कि चाहे हमारा महकमा मौसमियात कितना भी जदीद हो लेकिन वो एक्यूरेट नहीं कह सकता कि ये कराची तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। कल गुज़िश्ता रात तक तो ये था कि कराची की तरफ इसका डायरेक्शन है, लेकिन बाद में वो टर्न हुआ है। और कभी कभी हालात होते हैं ऐसे। अभी इस दफा ईद का भी वक्त पे नहीं बता सके हम लोग कि ईद का चांद नजर आया है कि नहीं आया, तो ये तो फिर तूफान की बात है। टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट हो सकती है। हर जगह माफिया कहते हैं ना, तो मैं ये पोपज है ना, मैं इस शख्स को इस ईद के चांद का सबसे बड़ा माफिया समझता हूँ। पता नहीं वो कौन सा आंखों में सुरमा लगा दे कि उनको हमेशा 29वीं रात को ही चांद नजर आ जाता है। कभी 30वां मैंने रोजा उनका नहीं देखा कि उनको हमेशा आई मीन टू साहब वो शहादत भी कलेक्ट करें। लेकिन बात ये, दुनिया ने, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एक साल का कैलेंडर आप बना सकते हैं। बिल्कुल सही है सर, वाकई ऐसा है। और मामलात बस बेहतर हों, आइंदा भी चांद देखें, हम खुशी के चांद देखें। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इसी मौजू पर बातचीत का सिलसिला और आप दोस्तों की कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक डाडी साहब जो कि तज़ियाकार हैं, और आज हम इनसे जो समुद्री तूफ़ान का एक ख़तरा था लेकिन वो अब टल गया है, उस हवाले से बात करें। सर, ख़तरा तो टल गया है लेकिन उसके असरात में कहा जा रहा था कि रेनफॉल हैवी, पहले तो बोला रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शदीद बारिश नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इलाके जैसे ठट्टा, बदीन, ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का इम्कान है। और बारिशों की अगर बात की जाए तो हमारा जो निकासी का निज़ाम है वो किस कदर मतलब ख़राब है कि पिछले साल जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो बारिशें हुई थी, महीनों महीनों तक पानी जो है वो जमा रहा था। अब फिर इस साल बारिशें होंगी। सर, आपको लगता है कोई काम इस पर हुआ है? क्योंकि काफ़ी आवाज़ उठाई गई थी, आवाम की जानिब से भी काफ़ी एहतजाज भी हुआ था। देखिए,
सिंध हुकूमत को चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके पास एक वाफिर मकदार में इसका बजट मौजूद है कि वो प्रॉपर जो कचरा है उसकी लिफ्टिंग करें। लोगों ने ये जितने भी बरसाती नाले हैं उनको कचरा कुंडियाँ समझा हुआ है, इसलिए कि जब गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी गार्बेज को प्रॉपरली तो फिर लोग क्या करेंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। ये हुकूमत का काम है उसको प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करे और उसको ठिकाने लगाए। नहीं होगा तो कचरा तो आपने अपने घर से कहीं दूर डालना है, वो कचरा कुंडियाँ और जमादार भी जितने भी इलाके के खाकरोब होते हैं वो भी जाके वहीं उसी में डाल देते हैं। एक और जाविये से चीज़ को देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें सिटी गवर्नमेंट, इसमें सूबाई हुकूमत या इसमें वफाकी हुकूमत कोई एक मुलविस नहीं है, ये इन सब के साथ साथ अवाम का भी उतना ही कसूर है इसमें। यस, ठीक है। इसमें आप देखें ना कि कितनी बड़ी मकदार में हम कराची में 3 करोड़ के करीब जो आवाम है और वो कागजी कार्रवाई के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख की आबादी 2.5 करोड़ के करीब है। सर 2.5 करोड़ के करीब आबादी कितना कचरा प्रोड्यूस कर रही है रोज? क्या वो कचरा उठाया जा रहा है? फलाही तंजीमें काम कर रही हैं और पता नहीं कौन को जितनी हुकूमती मशीनरी है इस वक्त भी वो नालों पे और इन सारी जगहों पे काम ही कर रही है, मगर वो आटे में नमक के बराबर है। कोई तो हल होगा इसका। सर आप देखिए, जब नालों के ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि ये जो तारिक रोड की तरफ शारा फैसल से जब आप शारा कायदीन पे टर्न होते हैं जी। तो कॉर्नर पे मल्टी स्टोरी नई बिल्डिंग नाले के ऊपर बनाई गई है। कौन जिम्मेदार है इसका? सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज की जिम्मेदार है। अब वो लोग जिन्होंने वहां पे सरमाया लगाया करोड़ों रुपए, अगर आपने भी अगर वहां फ्लैट बुक कराओ तो 4-5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट होगा वहां। मैं नहीं समझ उस बिल्डिंग में कम से कम 200-250 अपार्टमेंट होंगे। अब मुझे बताएं कि उन बेचारों का क्या कसूर है जिन्होंने वहां बुक कराया? तो ये सिंध गवर्नमेंट का कसूर है, इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी पेनलाइज किया जाए। तो ये जो करप्शन का बाजार गर्म हुआ है, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो करप्शन के खात्मे के लिए पहले दिन से कोशिश कर रही है। चलो कोई 19-20 कोई थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही होगा। सर कहाँ से वो खत्म कर सकती है? मैं पूरा उनके साथ उनकी बात को सपोर्ट करता हूँ, इमरान खान साहब की, लेकिन आप देखिए वो जिसको पकड़ते हैं कोर्ट उसको रिलीफ कर दे देती है। अब आप यही जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, हमारे मौजूद जज, ये क्या नाम है, नजफी साहब, बाकर नजफी साहब, मरियम की भी जमानत उनकी, नवाज शरीफ को जाने की भी इजाजत उन्होंने ये चंद घंटों के अंदर केस लगाया और शहबाज शरीफ को भी एनओसी दे दी कि आप जाएं यहाँ से। तो क्यों आम पब्लिक के लिए ये इंसाफ नहीं है जो सिर्फ शरीफ खानदान के लिए ये सारे इंसाफ है? तो फिर लोग रियासत मदीना का जिक्र करते हैं सर, वहाँ पे अगर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मतलब उनका वो पूछा जाता है कि ये आपके पास ये 2 माले गनीमत से ली हुई चादरें जो हैं ये कहाँ से आ गई, सबको एक-एक हिस्से में मिली हैं। तो यहाँ भी तो मतलब जब हुक्मरान से सारा सवाल किया जाता है तो इन जज वगैरह से, काजी से कोई सवाल नहीं किया जा सकेगा कि आपके फैसले के मुताबिक क्या है। अब आप देखें ना, ये एक मैं आपकी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं कुछ बात करूं कि आप देखें कि एक जज को की बेगम ने ये कहा कि आप सब लोग अपने अपने भी अकाउंट देके आपके पास क्या है अपनी ट्रायल लो, उसको एग्जाम कर दिया। ठीक है, आपका ये जो उदैबिया केस था एग्जाम कर दिया, यानी कि खुली चोरियां हर चीज साबित की हुई ऑन रिकॉर्ड है। उदैबिया पेपर मिल केस के अंदर हर चीज ट्रांसपेरेंट है। क्या कि ये टाइम बाढ़ हो गए चले, वो फौजदारी मुकदमा है, आप कैसे उसे टाइम बाहर कर सकते हैं? मुल्क का अरबों रुपया जो है वो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर चला गया है और आप कह रहे हैं सेट असाइड। तो बात ये कि नोबडी इज अबव द लॉ। हमारे पूरे मुल्क के कानून को अक्सर असर नो इसे करना पड़ेगा। यानी दुनिया में हमारी जो इंसाफ का तकाजा है ये हमारी अदालत 170वें नंबर पे आती है। तो ये शर्म का मुकाम नहीं है हमारे लिए कि आम इंसान के लिए तो इंसाफ है नहीं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ जाए तो चंद घंटों के अंदर उनको इंसाफ मिलता है, मरियम नवाज को चंद घंटों में इंसाफ मिलता है। और मुझे बताएं इन लोगों ने इतनी चोरियां की, इतना पैसा यहाँ से ले गए जो ऑन रिकॉर्ड है। क्या किया? कुछ भी नहीं। ये सब बाहर बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के वो हमारी फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो हमारी आवाम के खिलाफ बात कर रहे हैं।
और हर पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मुलव्विस होते हैं। तो क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं? तो देखे अब हुकूमत क्या करेगी, खान साहब अच्छा क्या सर, करेंगे? खान साहब जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि हर जगह पर करप्शन है, नीचे से लेके ऊपर तक। पुलिस की बात की जाए, जुडिशरी की बात की जाए, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की थी कि इस्लाहात लाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि कानूनी कोई इस्लाहात लाए गए हैं, कोई ऐसे चेंजेस? कहा तो बहुत गया था, 3 साल गुजर चुके हैं, किसी एक जगह पर पुलिस की रिफॉर्म्स की बात हुई थी। 2/3 मेजोरिटी होती हाँ। तो हम खान साहब को हम भी ब्लेम करते कि आपने क्या किया। आज कानून साजी के लिए आपके पास 2/3 मेजोरिटी होना लाजमी है। आज आपने जो हुकूमत बनाई है वो लोगों को दूसरी पार्टियों को मिला के, एक उनकी ब्लैकमेलिंग उनकी एक तरफ है। इंसान कहाँ का लड़ेगा? आप जिसको पकड़ते हैं अदालतें उनको छोड़ देती हैं। आप अगर प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं देती। आज मैं आपको एक मिसाल दूं तो सर खान साहब जो है वो बेबस है। भाई बेबस हमारी हुकूमत जो है सिस्टम की वजह से बेबस है, सिस्टम की वजह से बेबस है। वरना आप मुझे ये बताएं सर, तो कोई तो तरीका होगा ना कि इस सिस्टम को बेहतर किस तरह किया जा सकता है? तरीका है, सदारती निजाम नाफिज कर दे, ठीक है ना, और डायरेक्ट इलेक्शन हो सदर का, और वो अपनी टीम चूज करे। ये देखिए जो 70 साल में जो गन पाला और खासकर पिछले 30 सालों में जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, तो ये ओवरनाइट चंद सालों में ये सारी रिवैम्पिंग नहीं होगी। ठीक है सर, एक सवाल और है। सब हम ये क्योंकि समुद्री तूफान के हवाले से बात कर रहे थे और बात हमारी करप्शन की तरफ निकल गई, क्योंकि ये बरसाती नालों की सफाई ना होने के पीछे भी आपने कहा कि करप्शन का ही अंसर जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से यानी कि फंड्स के होने के बावजूद अगर इन नालों की सफाइयाँ नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है कि ये नीयतें साफ नहीं। सर ये जितनी बड़ी बड़ी करप्शन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनको देख के अवाम के ज़हनों पे क्या असर पड़ता है? जो आम पाकिस्तानी है वो कानून को और किस हद तक जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता है, कवानीन की पासदारी करता है, या वो अदलिया के ऊपर कितना एक यकीन रखता है, या वो करप्शन से कितना साफ रहने की कोशिश करता है, ये बताइए। देखिए अवाम बड़ी मायूस है। सबसे पहले तो उसको अपना पेट देखना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप देखें कि जो पिछली करप्शन हुई है, आप सिंपल सी बात देखें, सिर्फ पिछली 2 गवर्नमेंटों ने 10 साल के अंदर 34 अरब डॉलर से लेके मुल्क का कर्जा 94 अरब तक ले गए, जो कि और क्या क्या उन्होंने स्टेट बैंक से सिर्फ नोटें छापते रहे ताकि उनका जो जीडीपी है ना वो आर्टिफिशियली ऊपर नजर आए। और ये क्या कहते हैं कि और कर्जे लिए और हुकूमतें चलाई और जो पैसा उनके हाथ में है वो बाहर भेजते रहे। अब उसका नतीजा आज हम महंगाई की सूरत में देख रहे हैं, ठीक है ना। इस हुकूमत पे क्रेडिट जाता है कि इसने 1 रुपया भी स्टेट बैंक से बगैर रिजर्व गोल्ड के छापा नहीं है, ठीक है। और यही वजह है कि हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया है और हमारी एक्सपोर्ट भी एनहांस हो रही है। लेकिन ये जो इन्होंने इतना गन किया हुआ, ये ओवरनाइट की चीजें ठीक नहीं होनी। अब इन्होंने देखे ना 8 डैम आपके बनने, 2 बड़े डैम, 6 दरमियाने और छोटे डैम, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे 2025 के बाद। इस हुकूमत में जो भी मुश्किल हालात का सामना है, कुछ चीजों में काम हुआ भी है और वो अच्छी बात भी है, मगर जहाँ पे काम नहीं हुआ है, हम तो बात ये कर रहे हैं ना कि करप्शन के हवाले से कोई उस तरह के कोई वाज़े तौर पे कोई चीजें नजर नहीं आई हैं जो होनी चाहिए थी। आज मुझे बताएं, किसी आपको सरकारी इदारे में जाना हो या कहीं भी जाना हो जहाँ पहले रिश्वत चलती थी, आज भी रिश्वत चलती है वहाँ पे? बिल्कुल रिश्वत चलती है, हर जगह रिश्वत है। और मकसद ये कि रिश्वत तो वो अपना हक समझते हैं भाई, वो काम वही कर देखे। ये रिश्वत ले ये जो हुकूमत कहते हैं ना कि रिश्वत जाते काम करने के लिए उसके वो पैसे लेते हैं और रिश्वत वो अपना हक समझते हैं, समझे ना। तो यहाँ जब एक वो दौर था कि शुरफा अपनी महफिलों में किसी राशि को मधुनी करते थे कि हम बदनाम हो जाएंगे। आज वो चीफ गेस्ट बने हुए होते हैं जो जितना बड़ा राशि है, जितना बड़ा करप्ट इंसान है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मैं अपनी बेगम के साथ हर 15 दिन में एक बार सब्जी मंडी जाता हूँ, वहीं से सब्जी फ्रूट लेते हैं। आप यकीन करें, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जी मंडी में मैं रिटेल में, नॉट इन होलसेल, रिटेल में जो सब्जी मिलती है
वो सब्जी और बाजार में आप रेट ले 100% से ज्यादा का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अच्छा। जी। अब मुझे ये बताएं, ये प्राइस कंट्रोल किसके हाथ में है? प्राइस कंट्रोल है कमिश्नर कराची। कमिश्नर, अगर हम कराची में कमिश्नर कमिश्नर कराची, कराची, डिप्टी कमिश्नर कराची, SGM। ये दूध के ऊपर रोज रोज इतनी प्राइस कौन है? आज मुझे देखे 400 की, कौन है इसका जिम्मेवार? ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट का काम है इसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने सर, तो आप शॉर्टली लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, जो इदारे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सूबाई हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी है। 18वीं अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई ताल्लुक इससे है नहीं, सही। इसलिए कि ये सूबाई हुकूमतें, ये उन एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे समुद्री तूफ़ान के हवाले से, जो हाल ही में टल जाने की खुशखबरी लेके आया कि पाकिस्तान से वो टल गया है, मगर उसके जो असरात हैं वो अभी भी मौजूद हैं। गर्मी की शिद्दत वो कराची में वो देखी जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जुज़वी तौर पे हीट वेव का आगाज़ हो चुका है और हीट वेव से बचने के लिए हर साल ही जो एहतियाती तदाबीर है वो बताई जाती हैं आवाम को। तो आज हम हीट वेव के हवाले से प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि आखिर ऐसी माहौलियाती तब्दीलियां क्यों हो रही हैं कि हमें हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि 2016 में तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं वो इस हीट वेव की वजह से जहाँ बहक हो गए थे, तो इस दफ़ा भी क्या ये उतनी ही शिद्दत की हीट वेव हो सकती है? हमें क्या अपना किरदार अदा करना है और जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ से क्या तैयारियां हैं इस हवाले से? क्योंकि कोविड की वजह से ऑलरेडी जो है वो जितने भी अस्पताल हैं और बाकी सारे ये हेल्थ सेक्टर के जितने भी इदारे हैं वो सारे मसरूफ़ हैं और वो उस तरह 100% जो है वो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक अहम मेहमान भी मौजूद हैं। ज़ारा, मैं चाहता हूँ कि आप मेहमान का तारुफ करवाएं। बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। सबसे पहले तो 5वां दिन है, लेकिन ईद मुबारक। जी हाँ, ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। और अल्लाह का शुक्र है, साथ खैरियत की ईद गुजर गई। बिल्कुल लोगों ने मास्क भी लगाए होंगे, एहतियात भी की होगी, जी, जी। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोरोना भी कम हो। बच्चे खुश नहीं है वैसे इस चीज़ से, ईद से, क्योंकि वो सब कुछ बंद था और घरों में ही रहे ज़्यादातर। हाँ, बच्चों का असल में 2 कैटेगरी थी। एक बच्चों का वो था कि जो छोटे इलाकों में थे तो वहाँ तो झूले वाले, ऊंट वाले और घोड़े वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन जो जरा पोश इलाके हैं, जो मतलब साफ सुथरे हैं, वहाँ पर बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि पार्क सारे बंद थे और सारी घूमने फिरने की जगह जो है वो बंद थी। तो जाहिर है उनके लिए बहुत ज्यादा बच्चे बोर हुए हैं ईद पे काफी। वैसे तो बड़े भी बोर हुए हैं। चलें सर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जी, जी। सर, जैसा कि फ़हीम ने कहा कि तूफ़ान का ख़तरा तो टल गया है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो कराची और सिंध के दीगर शहरों में देखने में आ रहे हैं। और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी हम देख रहे हैं, कल से लू जो है वो कराची में चल रही है। तो अभी कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा, 45 डिग्री तक पहुँचने का ख़तरा है। तो क्या फ़ौरी तौर पर आप समझते हैं क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को? और बाद में हम इसके आवाम के हवाले से भी बात करेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर उनको लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि समुद्री तूफान का खतरा टला है। बाकी जो तूफान हमारे यहाँ आते रहते हैं दूसरी चीज़ों में, दूसरी शक्लों में, वो तो हमारे यहाँ आते ही रहते हैं। मसलन महंगाई का तूफान, गर्मी का तूफान, तो इस तरह के तूफान जो है ना वो समुद्री तूफान टला है। बाकी हम लोगों की लाइफ में जो है तूफान पता नहीं क्यों घूम घूम के किसी ना किसी शक्ल में आते हैं। बड़ी तूफानी जिंदगी गुजार, बड़ी तूफानी जिंदगी है हमारी। तो सबसे पहले तो हम आते हैं हीट वेव पे। एक्चुअली देखिए, हीट वेव 2003 में एक ऐसी हीट वेव आई थी जिसने यूरोप में 70,000 लोग मरे थे, 70,000। हमारे यहाँ अभी 2016 में कराची में आई थी, उसमें 2000 लोग मरे थे। अभी आजकल ये हीट वेव चल रही है, अभी पार्शियल हीट वेव ईद के दिन से शुरू हो गई थी। जी, जी। और जैसे आपने देखा होगा कि कल जो है 42.5 था और फीलिंग लाइट 44-45 था कल जो पोजीशन थी। तो अगर ये पोजीशन जाहिर चलती है, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि मतलब इसमें लोग मर जाते हैं या इस तरह की जो सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आती है? वो वजह ये कि हमने वो जो चीज़ें जो हमें 25 साल और 50 साल के प्लान करने होते हैं मुल्कों को, यानी हर मुल्क एक प्लान करता है, 2050 का प्लान मेरा ये होगा, 75 का ये होगा,
20 का ये होगा 30। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्लान नहीं होता। हमारे यहाँ प्लान कब होता है, जब वो चीज बिल्कुल सर पे आ जाती है। पानी जरा नाक से थोड़ा सा ऊपर आता है ना, कहते हैं अब जरा कुछ कर लिया जाए। जब हमारे यहाँ क्या होता है, लाइट आपने देखा होगा एकदम कम हो गई थी, पूरे मुल्क में लाइट की कमी हो गई थी, तो उसके बाद लोड शेडिंग शुरू हुई। ऐसी लोड शेडिंग होती थी 12-12 घंटे, 18-18 घंटे। फिर हमें ख्याल है नहीं हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास तो बिजली नहीं है, हम क्या करें। फिर उसमें जब जल्दी जल्दी में सारे मंसूबे लगते हैं तो फिर करप्शन होती है उसके अंदर। हम इंतजार कर रहे होते हैं कि इमरजेंसी में जो है ना, इमरजेंसी में करप्शन का मौका मिलता है, बहाने भी होते हैं, पैसा भी कमाने का मौका मिलता है, और उसमें हम उलझे ऐसे रहते हैं कि फिर वो जो 25 साल और 50 साल वाली प्लानिंग है हमारे यहाँ नहीं होती। अभी तो शुक्र अदा करें कि अभी हीट वेव, अभी लॉकडाउन वो वाला है कि दुकानों को बंद किया है, शॉपिंग सेंटर को बंद किया है। एक लॉकडाउन हीट वेव से ऐसा भी आ सकता है कि जो चूल्हे बंद करने पड़ते हैं, यानी कि हीट वेव इतनी बढ़ जाती है। ऐसा हुआ है पड़ोसी मुल्क में, ऐसा एक दफा हुआ है कि इतनी हीट वेव आई थी कि बाकायदा 9 बजे से सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक घरों में बाकायदा कहा गया था आप चूल्हा नहीं जलाएंगे। अच्छा। क्योंकि उससे वो जाहिर है हम चूल्हा जलाते हैं इस वजह से। जी बिल्कुल, हीट वेव की वजह से चूल्हे जलाने पे पाबंदी लग गई थी। अच्छा, मगर ऐसा क्यों हो रहा है ये दुनिया में? ये सब कुछ जो है हमने अपने बचपन में तो कभी नहीं सुना कि हीट वेव आई, और ये अभी से ही कुछ साल पहले से ही पाकिस्तान में भी हमने इस तरह के वाकयात को सुनना शुरू किया है। तो आखिर ऐसा क्या माहौलियाती इतना ज्यादा बदलाव आ गया? ये मसला है, ये दुनिया तजर्बाती दुनिया। अब दुनिया टोटल जा रही है एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस क्या कि मुख्तलिफ किस्म के एटमी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जिसके अंदर बारूद इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन से चीज़ें बनाई भी जा रही हैं। केमिकल का यूज़ हो रहा है, और जो धुआं है और जो दूसरी चीज़ें हैं, उसने वो ओजोन पे जो है वो इतना वो लेयर उसकी वीक कर दी है कि जो हमें सेव करता था, जो हमें हीट वेव से सेव करती थी चीज़ें, वो सारी ख़त्म होती जा रही हैं। एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये बाहर के मुल्कों में तो इसमें फिर भी उन्होंने वर्क किया था, उनको पता था कि उनको पता चल जाता है कि 25 साल बाद ये होना है, 20 साल बाद ये होना है। हमारे यहाँ तो वही बात है ना कि उसी वक्त तो पता चलता है। उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी सेफ्टी कर ली थी। यही वजह है कि आप देखें वहाँ पर इतना इफेक्ट अब हीट वेव का नहीं, अभी भी है। 6200 7000 तकरीबन अमेरिका में अभी भी कुछ ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर लोग आते हैं, हीट वेव से मुतासिर लोग आते हैं अभी भी। सही। हमारे यहाँ वो डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। वो डेथ में कन्वर्ट होने की वजह ये है कि आप कराची को ले लेते हैं, हम कराची की मिसाल ले लें। आप कराची में 80 गज के मकान प्लॉट पे 3 मंजिल बनी हुई है। अच्छा, उस टोटल 80 गज के जहां पर वो मकान बने हैं, 100 गज के बने, बाज ऐसी आबादियां हैं जिनके अंदर सिर्फ 4 फीट की गली है, यानी कि एक आदमी इजीली चलता है, वो अपने इधर वाले दरवाजे में जाता है, वो अपने इधर वाले दरवाजे में जाता है। उसके अलावा जितने पार्क थे सब माशाल्लाह खा गए। वो चाइना कटिंग का तो नाम है, यहाँ जर्मन कटिंग, इंग्लैंड कटिंग, अमेरिकन कटिंग, पता नहीं कितनी कटिंग की है। चाइना कटिंग तो एक छोटा सा वो एक पीस था जिसको कहा गया। क्या चाइना कटिंग सिर्फ नहीं, पार्क खा गए पूरे। अच्छा, जो बच्चे भी हैं उनको इतनी अक्लमंदी से उन्होंने खाया कि अगर 16 एकड़ का पार्क था तो नाम के लिए 4 एकड़ रह गया, यानी कि उसका नाम है। अब जैसे लेट सपोज XYZ पार्क, अब XYZ पार्क का जब हम नाम लेते हैं आपस में गुफ्तगू में, तो हम ये तो नहीं कहते ना वो 16 एकड़ का था, हम कहते हैं XYZ पार्क। उन्होंने इतनी चालाकी की कि पार्क को रिड्यूस कर दिया, खत्म नहीं किया, रिड्यूस कर दिया उसको। 16 एकड़ के पार्क को 4 एकड़ पे ले आए, और बाकी सारा उसकी सराउंडिंग जो है ना वो जगह खा गए, तो पार्क खत्म हो गए। हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। यकीन के साथ ये सारा काम हो रहा है कि उन्हें पता है कि हम ये काम कर रहे हैं और कल को हमारी कोई पकड़ नहीं है। नहीं, पकड़ होगी तो देखिए कैसे पकड़ होगी। अभी आपने रिंग रोड का मंसूबा सुना होगा कि वो रोड को मतलब वो जा रही थी 33 किलोमीटर थी, उसको 66 किलोमीटर कर दिया, 66। अब वो क्या उसमें जब हम ये सोचे समझे बगैर खाली इसमें के ताहिर रिजवी की लैंड आ रही है ना, यहाँ से रोड निकाल दो। अब वो रोड निकालने में दरख्त कट रहे हैं, उस रोड निकालने में एग्रीकल्चर जमीन जा रही है। देखिए एग्रीकल्चर जमीन भी तो हमारी माहौलियात को फायदा पहुंचाती है, तो वो जा रही है, मगर नहीं बाअसर लोगों की जमीन को रास्ता देने के लिए। और ये नहीं, ये कोई इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में नहीं हुआ, ये जो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी है और हीट वेव है, ये पीछे से चलता चला आ रहा है। सही सर, ये हीट वेव के हवाले से हम मजीद आपसे जो है वो मालूमात हासिल करेंगे और इस हवाले से बात करते रहेंगे। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, तो दोस्तों एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी। आज हम बात कर रहे हैं शहर कायद में जो हीट वेव्स का सिलसिला शुरू हो गया है 2-3 दिन से, उसके हवाले से अभी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना आसिफ हबीब साहब ने, जो कि समाजी कारकुन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर जैसे कि कराची में और सिंध के इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी है, एक लू का आलम है और कहा जा रहा है दर्जा हरारत 45 डिग्री से भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में सर जो NGOs हैं वही अपना काम करती हैं, लेकिन हुकूमत की अगर बात की जाए और ख़ास तौर पे ग्रीन बेल्ट मंसूबे की बात की जाए या मिलियन ट्री जो शजरकारी का मंसूबा था उस हवाले से बात की जाए, तो कराची में उस तर्ज पे काम क्यों नहीं हो रहा ताकि कराची की जो आवाम है वो इस मौसमियाती जो तब्दीली है वो उससे बच सके? जी कुछ इनिशिएटिव हुए हैं जिसमें अगर आप अर्बन फॉरेस्ट का इनिशिएटिव देखें तो बाग़ इब्न कासिम की जानिब, तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव हुए। लेकिन कराची के एक तो रकबा बहुत ज्यादा है और एक आबादी बहुत ज्यादा है जी। और जिस तेजी से कराची में हाउसिंग स्कीम्स वगैरह और हाई राइज बनी है और दरख्त काटे गए हैं, उस तेजी से दोबारा ग्रीन प्लांटेशन नहीं की गई। और उसके साथ साथ जो कराची के महल वकू है, कराची एक बड़ी तवील एक कोस्टल पट्टी है, कराची में साहली इलाका है। अब उसके जो समंदरी जो क्लाइमेट चेंज है उसके असरात भी कराची के ऊपर आते हैं। अभी हाल ही में जो तूफान है जो कराची से तो नहीं टकराएगा, लेकिन उसकी वजह से जो हवा का कम दबाव की वजह से कराची में हीट वेव 3 दिन तक है। अब एक तवील लॉकडाउन के बाद जब इदारे खुले हैं तो जाहिर बात है म्यूनिसिपैलिटी के इदारे जो हैं वो हैं, या वो जो दीगर इदारे हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है जी जी, यहाँ जो सिविल सोसाइटी के NGOs के दफातर हैं वो तो आज उनका पहला दिन है, आज वो खुलेंगे। और आज किस्मती से हमारे यहाँ जो ये महकमा मौसमियात है वो बहुत ही 1-2 महीने पहले इसकी अगर प्रिडिक्शन कर दे तो फिर इसके लिए आसानी पर हो जाए ताकि लोग उसके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर। राना साहब, गुज़श्ता जो हीट वेव की वजह से नुकसानात हुए हैं हमें पाकिस्तानियों को और जितनी अमवात वगैरह का सामना करना पड़ा है, उस सारी सूरत हाल में फलाही इदारों ने अपना बड़ा एक मौसर किरदार अदा किया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त भी क्या फलाही इदारे इस हवाले से कोई तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं? जी, फलाही इदारे तो अपनी एम्बुलेंसों के थ्रू या अपने जो दस्तरखान हैं वहाँ के थ्रू जो है उनके कूलर्स भी रखे हुए हैं, उन्होंने कपड़े भी रखे हुए हैं ताकि हीट वेव से सबसे ज्यादा चीज है कि पानी ज्यादा पिए। और अगर आप जितना अपने साथ एक कपड़ा गीला रख सकते हैं जो आपके हर टाइम काम आए, सही जो आपको सर के ऊपर जो गर्मी के असरात हैं उसको कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले सर के ऊपर से असरात आपके ऊपर पड़ते हैं। तो फलाही इदारे तो जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना वो काम कर रहे हैं। और कोविड के दरमियान पिछले 1 साल से उनको नुकसान भी बहुत पहुंचा उनकी फंडिंग में, उनकी चीजों में, उनके प्रोजेक्ट में। लेकिन ये कि हुकूमत को तो ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन हुकूमत की ज्यादातर तवज्जो जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ है। वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है एक्चुअली। जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है कि इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन के लिए सबसे पहले तो राजी करना, फिर राजी करके उनका इंदराज होना, इंदराज के बाद फिर उनको वैक्सीन जो है टाइम पे सहूलियात मुहैया कर देना। जी जी, तो ये हुकूमत को इसके अलावा भी बड़े चैलेंज है। लेकिन लोग शहरियों को चाहिए कि 3 दिन एहतियात करें, जब बहुत जरूरी अगर कोई काम है तो घर से बाहर निकले और वरना जो है घरों पर रहें और कोशिश करें कि जो अपने साथ पानी की बोतल है ठंडे पानी की और या कोई जूस या कोई मशरूबात और एक कपड़ा जो है गीला जो है टॉवल जिसे कहते हैं छोटा, वो जरूर रखें और कोशिश करें कि जिस जगह पर भी उन्हें मैसर आए वहाँ पर आराम करें और फिर दोबारा निकलें। सही। ताहिर साहब, जैसे कि राना साहब ने जैसे गाइडलाइंस बताई, तो जैसे हम एक चैनल है जिसके थ्रू हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए ऐसी सूरत हाल में, तो क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस बताई जाती हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो मजदूर तबका है जो डेली बेसिस पे बाहर निकलता है और काम करता है, उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल है वक्त ब्रेक का हो गया। जी हाँ, ब्रेक का वक्त है।
तो ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा से हाजिर होते हैं। राना आसिफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, ताहिर रिजवी साहब जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, ज़ाहिरा रज़ा मेरे साथ हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जनाब ताहिर रिजवी साहब, आप एक तजिया कार हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ राना आसिफ हबीब साहब भी मौजूद हैं। तो ताहिर रिजवी साहब से हम बात करते हैं। ताहिर साहब, हीट वेव के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। हीट वेव के लिए फलाही इदारों के बारे में जिस तरह भी बात हो रही थी, गुज़श्ता जब भी कभी मुश्किल वक्त आया हमारे फलाही इदारों ने तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में साथ दिया, और शायद दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं मिलती हैं। अभी कोविड के दिनों में भी जिस तरह जितने फलाही इदारे हैं उन्होंने काम किया। कुछ जो रियासती जिम्मेदारियां हैं वो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है हमारी इतनी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है शायद, और जिस तरह वो कोविड के सारे मामलात से निपटने के लिए और एहतियात बरतते हुए जो है वो इतना ज़्यादा हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो जो असल इसका हीट वेव का जो बोझ आ रहा है वो अवाम के ऊपर ही आ रहा है। अवाम ने क्या एहतियात करनी है, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। और दूसरी एक बहुत अहम बात जो आप वक्फे से पहले कर रहे थे कि दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं, अगर डेंगू भी आता है, ऐसे वेरियस केसेस होते हैं, बट वो हमारे यहाँ उनका जो एंड अप होता है वो डेथ पे होता है, ठीक है, मरीज मर जाता है एंड पे या बहुत बुरी हालत तक पहुँच जाता है। हीट वेव की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस वक्त हमें क्या करना है इस सारी सूरत हाल में, वो बताइए। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि हीट वेव का ड्यूरेशन जो है वो 3 से 5 दिन होता है। ठीक है, ये 3 से और 5 दिन के दरमियान में होती है, और मिनिमम 3 दिन होता है, मैक्सिमम 5 दिन होता है। उसमें अभी तो राना साहब ने तो बताया कि तौलिया रखें, गीला टावल रखें सर पे, ये अफेक्ट करती है। लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि हीट वेव में स्किन के लिए बड़ा मसला है। दुनिया में स्किन की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, और स्किन की बीमारियों का मसला ये है कि वो पता नहीं चलता आपको एक सर्टेन वक्त के बाद आपको पता चलता है कि आपको जो है ना ये अफेक्ट कर रही है। तो उसके साथ साथ ना कोई अच्छे किस्म का सन ब्लॉक जरूर लगाएं। यानी घर से, इवन आप नॉर्मल डेज में, खासतौर पे कराची वाले तो सारे साल ही गर्मी फेस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत कम ही हमारे यहाँ, तो आपको पता है सर्दी, हमारे यहाँ सर्दी गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी कम हो जाती है। तो आप घर से निकलने से पहले, खास तौर पे जब हीट वेव हो, उस वक्त आप सन ब्लॉक लगा के निकलें, और फिर उसके साथ साथ ज़ाहिर गीला कपड़ा रखें, पानी का बेइंतहा आप इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आपको पता चल जाए, एक बात वही होती है कि उतनी जल्दी पता नहीं चलता, और ख़ास तौर पे हमारे जो मजदूर तबका है उसको तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि कब हीट वेव, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस हो, कुछ पहले, 1 हफ्ते पहले बताएं। अब जैसे कि अगर पता था कि जी हीट वेव आनी है, तो कराची की छुट्टी 1-2 दिन बढ़ाई जा सकती थी कि जी अगर अवेयरनेस होती और महकमा मौसमियात पहले से गवर्नमेंट को बता देता और इनकी कोऑर्डिनेशन होती, तो कराची में हम मंगल से भी खोल सकते थे। जो आज लोग फेस कर रहे हैं वो ना करते। प्लस उसमें एहतियाती तदाबीर में यही है कि देखिए, कोशिश ये करें कि 12 से 4 के दरमियान घर, पहली बात तो निकले ही नहीं, और अगर निकले तो 12 और 4 के दरमियान में, क्योंकि जो ये टाइम होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। हीट वेव में ये टाइम बड़ा खतरनाक होता है। और वैसे तो जिस तरह की हीट वेव कल थी, जो टेम्परेचर कल था, उसमें तो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक की एहतियात करनी है। लेकिन यूजुअली जो ज़्यादा हीट चल रही होती है और गर्मी होती है, तो उसमें 12 से 4 में अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हीट वेव का आपकी जिस्मानी ज़िंदगी पे तो जो असरात पड़ते हैं, उसके अलावा क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर वो तबाह होता है। आपके घर में रखा हुआ फूड आप घर में ज़्यादा पका के भी ना रखें। जैसे अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि पका लो 2 दिन का, वो भी नहीं रखना चाहिए। इस दौरान, हीट वेव के दौरान, आप फ्रेश फूड पकाएं, फ्रेश फूड खाएं, ज़्यादा रखा हुआ ना खाएं। इस तरह की मतलब एहतियात फूड में भी करनी है, ताकि मतलब आप बीमारी से बचें। और यही वजह है कि बाहर के मुल्कों में इस तरह के हीट वेव में जान बच जाती है। हमारे यहाँ जो है वो ज़ाहिर लोगों की डेथ की वो भी होता है सिलसिला। बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आप जैसे कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं एहतियाती तदाबीर के हवाले से, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है, जैसा कि हमने माजी में भी देखा कि बहुत सारी अमवात हुई हीट स्ट्रोक के बायस, तो अगर खुदा न खास्ता किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? जो उसके साथ लोग मौजूद हैं, क्या तिबी इमदाद क्या देनी चाहिए फौरी तौर पर?
जब पहली बार ये हीट स्ट्रोक 2015 में पाकिस्तान में आई तो आपने देखा 1600 के करीब हलाकतें हुई, और उस जमाने में लोगों को पता नहीं था कि ये इससे किस तरह नंबरदार होना है। हमने आर्मी के साथ जिना हॉस्पिटल में जब फर्स्ट कैंप किया हमने वहाँ पे, और वहाँ पे हमने देखा कि ये इसका बड़ा आसान सा इलाज है। जैसे ही आपको हीट वेव हो तो आपने जो ठंडे पानी की बर्फ में आइस वाली पट्टियां हैं वो आपने मरीज के पैरों पे और उसके सर पे लगानी है आपने, ताकि उसका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो नीचे आए, और उसकी जो डिहाइड्रेशन आपने खत्म करनी है। जो उसको डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से उसको प्रॉब्लम है, वो उसको जितना आप लिक्विड दे सकते हैं उतना आप उसको लिक्विड दें। और इसके साथ साथ आप फौरी जो करीबी हॉस्पिटल है वहां जरूर लेके जाएं। एक लोगों का मिथ बन गया कि जो अस्पताल जाएगा भाई वो उसकी डेथ ही हो जाएगी, या जो अस्पताल जाएगा उसकी कोरोना से भी डेथ हो रही है। तो देखिए हॉस्पिटल आप बिल्कुल आखिरी स्टेज में ना लेके जाएं जब तमाम आपके हाथ पैर आपके फूलना शुरू हो जाए, बल्कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम हो तो एक हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ एक आपको जो ड्रिप लगा के आपकी डिहाइड्रेशन खत्म की जा सकती है, सहूलियात होती हैं इमरजेंसी के अंदर, तो फौरन उसे इमरजेंसी में भी लेके जाएं। और जब नॉर्मल हो तो फिर उसको जो पेशेंट है उसके आप साथ जो है इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखें कि उसकी जो क्लोथ वगैरह हैं वो आप चेंज कराएं, ताकि तमाम मेन मकसद तो ये टेम्परेचर को डिहाइड्रेशन को खत्म करना। सही। अच्छा राना साहब देखें, ये अभी हम जो बैठ के बात कर रहे हैं हीट वेव के हवाले से, ये बुनियादी तौर पे हम एक आगाही की बात कर रहे हैं ताकि जितने हमारे सुनने वाले हैं, जो नाजरीन हैं, उन तक ये बात पहुंच सके कि हमने इस हीट वेव से किस तरह अपने खुद को और अपने प्यारों को बचाना है। अच्छा, टेलीविज़न के अलावा और कौन कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जहां पे आप समझते हैं कि हमारे नाजरीन अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करते हुए इस आगाही की बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हैं? जी देखिए, टेलीविज़न के अलावा रेडियोज़ हैं, हमारे FM रेडियोज़ हैं, फिर हमारी जितनी सेलुलर कंपनी है ये भी मैसेजेस, जिस तरह कोरोना में बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई, पाकिस्तान बहुत सारे मुल्कों में कोविड-19 में बेहतर है कि हमने अपनी जो तमाम सेलुलर कंपनी है उन्होंने रिंग टोन के ऊपर आपने देखा ये मैसेजेस दिए कोविड से, और उससे बड़ा फर्क पड़ा उससे, और ये बड़ा एक मौसर साबित हुआ। और लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया लोगों का बड़ी पावर है, और करोड़ों सोशल मीडिया पे काम किया जा सकता है, वो हर शख्स कर सकता है उस पे। जी, और करोड़ों सब्सक्राइब लोग ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, तो वो ये पॉजिटिव मैसेज लेके आगे जा सकते हैं, ताकि हीट वेव से कैसे हम असल में चीजों को बहुत ज्यादा, जब एंड में आप देखें कोई बारिश आ जाए तो करंट लगने से जब लोग मर जाते हैं फिर हम कोई एक्टिव होते हैं, नहीं, उससे पहले भी हमें प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए। और दुनिया में सुनामी आता है, चीजें आती हैं, लेकिन लोग प्रिवेंटिव मेजर भी उससे लेते हैं। सही, और सही। कोशिश ये होती है कि ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। ठीक है सर, ये सेलिब्रिटीज हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, इन सारे स्टार्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इससे मुताल्लिक? वो किस किस्म का पैगाम जो है वो अपने अपने पेजेस पे शेयर करें? देखिए, शॉर्ट मैसेज अपना इंस्टाग्राम पे बना के अगर वो शेयर करते हैं कि लोग ये 3 चीजें करके हीट वेव से बच सकते हैं, तो लोग सेलिब्रिटीज की बात में बड़ा असर होता है। पूरी दुनिया में सेलिब्रिटीज जो है ना सोशल इस तरह के मैसेजेस देती हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के मैसेज होते हैं, तो ये अपने इंस्टाग्राम पेज पे अगर छोटा सा एक मैसेज छोड़ दें, और इनके हजारों करोड़ों लाखों फॉलोअर हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि लोग इससे हम इसी हीट वेव से भी निकल सकते हैं, फैल सकती है, पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आपने बड़े मुफीद मशवरे जो हैं वो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आवाम तक पहुंचाए हैं। आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। और ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, हमने एहतियाती तदाबीर की तो बात की, अगर ये कहा जाए जैसे शजरकारी की अगर बात करें, कराची में दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा काटे गए, तो अगर बहुत ज़्यादा दरख्त होंगे तो वो भी मौसम उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल रहता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जो मिलियन ट्री का जो शजरकारी का जो मंसूबा था वो कहाँ तक पहुँचा है? बेसिकली मसला ये है कि मिलियन ट्री तो लगाना एक अपनी जगह है, हम दरख्त काट रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत तेजी के साथ दरख्त काटे जा रहे हैं। दरख्त लगाने का तो एक पब्लिसिटी हो रही है, वो तो एक पॉलिटिकल गेन के लिए ना सब ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ दरख्त कट रहे हैं उसका किसी को नहीं पता। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक मंसूबा बताऊं कि जिसके ऊपर मतलब कोई गुज़िश्ता 3 साल से काम चल रहा है, और उसमें
लाखों की तादाद में दरख्त काटने के बाद उसका फर्नीचर जो है वो बनाने के टेंडर्स बाकायदा फ्लोट किए गए हैं और उसके ऊपर बाकायदा मैंने एज ए सोशल एक्टिविटीज मैंने उसमें ट्राई भी की है कि इसको रोका जाए, मगर चूंकि आपको पता है लकड़ी में करप्शन बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर मार्जिन ज्यादा होता है कि जी कीकर की लकड़ी लिखी, शीशम के प्राइस ली, महागनी की प्राइस ली, शीशम लगा दिया, लकड़ी के अंदर बड़ा करप्शन होता है। तो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक मंसूबे के अंदर लाखों दरख्त काटने की तैयारी हो रही है। एक तरफ तो लगाने की वो पब्लिसिटी चल रही है अखबार पे, दूसरी तरफ दरख्त काटने की। अच्छा, दरख्त काटने में दो फायदे हैं। देखें, अभी हमने एक पहलू हीट वेव का छोड़ दिया। मैं तो इंसान हूं ना, मुझे प्यास लगी होगी, मैं बेगम से कहूंगा मैं कहीं से पकड़ के यार प्यास लग रही है पानी पी लूं। आप सोचिए उन जानवरों को और उन परिंदों को, जब हीट वेव होती है तो उन परिंदों का क्या हाल होता है। हमें चाहिए हीट वेव में परिंदों का भी ख्याल करें, अपने घर की छत पे पानी रख दें। हम दरख्तों से जो हमें फायदा पहुंचता है वो तो पहुंचता है, लेकिन आप याद रखें दरख्त जो होते हैं परिंदों का आशियाना होता है। जब हम उसे काट रहे होते हैं ना, तो हम परिंदों के आशियाने को भी काट रहे होते हैं, अपनी ऑक्सीजन में भी कमी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो इस अवेयरनेस की जरूरत है, पूरे मुल्क के लेवल पे ये जरूरत है कि जी आप लकड़ी का फर्नीचर जो है उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लग जानी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ऑल्टरनेट मटेरियल हैं बहुत सारे, और अब इतने खूबसूरत मटेरियल आ गए हैं, इतनी अच्छी चीजें जो लकड़ी से ज्यादा मजबूत हैं, लकड़ी से ज्यादा वो कीमत में भी कम सस्ती हैं, देर पा एक दरख्त को पूरा खड़ा होने में 10 साल भी लग जाते हैं। आप उसे ठक करके काट देते हैं, काटने के बाद उससे क्या बनता है, 2 टेबलें बन जाती हैं, 2 कोई और चीज छोटी छोटी बन जाती है। सर आपने सही कहा सर, बलूचिस्तान में पिछले दिनों अपना एक हमारे एक्सपर्ट थे उनके साथ हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बलूचिस्तान में इतने वो नायाब दरख्त हैं जिनकी उम्रें कई 100 साल बेदर्दी से काटा जा रहा है, उनको अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, दरख्त लगाना पाकिस्तान अवाम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है, बहुत ही एक आलिशान काम किया है, मगर दरख्त काटने के हवाले से जो है ना पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पे क़वानीन बनाने की ज़रूरत है। अगर हैं तो उनके ऊपर बहुत सख्ती करने की ज़रूरत है। और बहसियत इंसान अशरफुल मखलूक़ात, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी हम खुद को बचाएं, अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए अपने अजीज़ों को हीट वेव से बचाएं, इस तरह अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक के लिए भी सहूलतें पैदा करें। आप पानी और साया वगैरह उनको फराहम करें। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, आप तशरीफ लाए। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।